सबसे पहले जो खबर मैंने आपको पिछले वीलॉग में दी थी कि इसहाक डार साहब को बना दिया गया है डिप्टी वज़ीर आज़म पाकिस्तान। अच्छा, अगर आप इसको देखें तो इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने परवेज़ इलाही साहब को बनाया था डिप्टी वज़ीर आज़म पाकिस्तान। उस वक्त PMLN ने बड़ी तनकीद की थी, टॉक शोज़ में आकर ये कहते थे कि ये क्या होता हुआ, इसकी कोई आनी हैसियत नहीं है, ये होता तो होना ही नहीं चाहिए, मजाक उड़ाते थे परवेज़ इलाही साहब का। और अब उसी PMLN ने बना दिया है इसहाक डार को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का। अब एक ही घर में दो प्राइम मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई, इसके ऊपर बहुत सारे सवालात खड़े हो गए थे। मैंने देखने की कोशिश की कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के जो इख्तियारात हैं उनको देखा जाए तो ये एक सिंबॉलिक किस्म का ओहदा है, इसकी कोई ऐसी हैसियत है नहीं कि इसमें उनके पास कुछ बड़े इख्तियारात आ जाए। हाँ, ये ज़रूर है कि वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है और प्राइम मिनिस्टर की गैर मौजूदगी में वो बहुत सारे फंक्शंस अटेंड कर सकते हैं, बहुत सारी जगहों पे आ जा सकते हैं, उनकी जगह को फिल कर सकते हैं, लेकिन आईनी नुक्ता नज़र से उनके पास वज़ीर आज़म वाले इख्तियारात नहीं है, जो मैंने अब तक पढ़ा है, जो मुझे समझ आई है। अगर ये आगे जाकर कोई तरमीम कर दें इसके अंदर या इनके इख्तियारात के अंदर इजाफा कर दें तो वो एक अलग बात है, लेकिन इस वक्त ये करना क्यों पड़ा, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसहाक डार साहब जो हैं वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तो बना दिए, लेकिन सब लोग ये सोच रहे हैं कि क्यों बना दिए। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब, बहुत पहले मैंने वीलॉग में कहा था, 2020 में भी कहा था, 2021 में भी मैं ये बात कर रहा था कि नवाज शरीफ की जान जिस तोते में है ना, वो इसहाक डार। इसहाक डार साहब को मियाँ साहब मुश्किल वक्त में सबसे पहले पाकिस्तान से निकालते हैं। आपको याद होगा मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे और जैसे ही वो मुश्किलात में आए, उनकी हुकूमत गई, उसके बाद शाहिद खान अब्बासी साहब की हुकूमत आई, तो जो आदमी सबसे पहले निकला था पाकिस्तान से इस पूरे टब्बर में से, वो इसहाक डार था। और इसहाक डार ही वो शख्सियत है जिसने परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, परवेज़ इलाही साहब तो तब सियासत परवेज़ मुशर्रफ के साथ मिलकर कर रहे थे, परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में जिस आदमी ने वादा माफ गवाह बनकर सारे फैक्ट्स लिखवा दिए थे, वो भी इसहाक डार है। अब लोग कहते हैं कि वो दबाव में आकर दिखाए गए थे, तो बिल्कुल दबाव तो था, परवेज़ मुशर्रफ का दबाव था, परवेज़ मुशर्रफ की नैब का दबाव था, जिस दबाव के नतीजे में इसहाक डार ने वो स्टेटमेंट दिया था। लेकिन हकीकत ये है कि उस स्टेटमेंट के अंदर जितने फैक्ट बताए गए थे वो सारे ठीक थे। तो बाद औक़ात पुलिस दबाव से भी मनवा लेती है ना, बताओ जी चोरी का माल किधर है, तो बंदा जाके दिखा देता है जनाब इधर है, वहाँ खोदते हैं तो निकल आता है चोरी का माल। तो इसहाक डार साहब ने चोरी का माल कैसे छुपाया, कैसे कहाँ पहुँचाया, ये सारा कुछ परवेज़ मुशर्रफ के दौर में बताया था, दबाव में आकर बताया था। दबाव के बगैर कौन बताता है, कोई भी नहीं बताता। तो डार साहब ने जो चीज़ें बताई थी उनके ऊपर फिर आगे तहकीकात चल ही नहीं सकी। फिर जिस तरह से पाकिस्तान की जुडिशरी ने शरीफ खानदान के गंदे कपड़े धोए हैं, वो भी हमने देखा किस तरीके से उनको घर बैठे हुए या पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए उन्हें इंसाफ मिल जाता है। बहरहाल डार साहब बन गए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और इसका फ़ायदा नुकसान क्या है। देखिए, नवाज शरीफ साहब के लिए वो सबसे लाडले आदमी है। नवाज शरीफ जब भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनते हैं तो अपने जो करीब तरीन एक किचन कैबिनेट रखते हैं उसमें इसहाक डार साहब को सबसे कलीदी हैसियत देते हैं। आप गौर कीजिए, 2013 में नवाज शरीफ साहब बने वज़ीर आज़म पाकिस्तान, तो अपनी काबीना में अपने सबसे करीब उन्होंने इसहाक डार साहब को रखा। यानी पाकिस्तान जैसे मुल्क में वज़ीर आज़म के बाद जो सबसे अहम ओहदा होता है वो वज़ीर ख़जाना का होता है, उसके बाद वज़ीर दाखिला होता है। वज़ीर ख़ारजा जो है वो एक इम्पॉर्टेंट ओहदा है, लेकिन पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी क्या है, बाहर से बन के आती है, खुद हम कितनी का बना लेते हैं, ये आसपास के थोड़े मुल्कों के बारे में हम बना लेते हैं थोड़ी बहुत, लेकिन उस पर भी इन्फ्लुएंस जो है वो बहुत सारा बाहर से आता है। जब दुनिया का आपने कर्जा देना हो तो आप आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी के साथ कैसे चल सकते हैं। और शहबाज शरीफ साहब तो अपने मुंह से कहते हैं कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स, कि हम तो चॉइस ही नहीं है हमारी, तो कोई हम तो फ़कीर हैं। शहबाज शरीफ साहब खुद कहते हैं। ख्वाजा आसिफ जो वज़ीर दिफा हैं वो क्या फरमाते हैं, वो ये कहते हैं पाकिस्तान जो है ना वो वेंटिलेटर्स के ऊपर लगा हुआ है और वो अमेरिका ने लगाए हुए हैं, वो जब दिल करेगा खींच लेगा। तो ऐसे मुल्क की आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी नहीं होती, और फिर ख़ारजा पॉलिसी नहीं है तो हमारा वज़ीर ख़ारजा क्या होगा, तो कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वज़ीर दिफा भी पाकिस्तान का कोई, ये भी वैसे ही एक सिंबॉलिक किस्म का होता है, उसमें भी कुछ नहीं होता। जो एक्चुअली वज़ीर होते हैं पाकिस्तान में वो एक वज़ीर ख़जाना होता है और एक वज़ीर दाखिला होता है, और इनके ऊपर इनका बॉस प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान होता है। नवाज शरीफ साहब जो है उनको ये चीज़ बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही है
कि वज़ीर ख़जाना भी नवाज शरीफ की चॉइस का नहीं है इस हुकूमत में। हालांकि वज़ीर आज़म उनका भाई है और उनको ये चीज़ बहुत इरिटेट कर रही है कि वज़ीर दाखिला भी उनकी चॉइस का नहीं है इस मुल्क में। ना वो औरंगज़ेब साहब को जानते थे इससे पहले और ना वो मोहसिन नकवी साहब को जानते थे इससे पहले कि वो वज़ीर दाखिला बन जाएंगे उनके भाई की हुकूमत में। तो नवाज शरीफ साहब ने, क्योंकि अब देखें ना, इसहाक डार को नवाज शरीफ साहब बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं हमेशा उनको अपने बाद वाले ओहदे पे रखते हैं, हर जगह पे उनको पेश करते हैं। तो ऐसे इसहाक डार साहब की हो रही थी तौहीन कि जनाब इसहाक डार साहब पीछे चल रहे हैं और उनसे सीनियर हैं 2 मजीद मिनिस्टर शहबाज शरीफ के बाद। तो फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब ने इसको फील करते हुए इसके ऊपर एक पोजीशन ली हुई थी और उस पोजीशन के नतीजे में मुबैना तौर पे जो चीज़ें अब समझ आ रही हैं या 1-2 सोर्सेज से जो बात हुई है मेरी शाम के वक्त, वो भी नहीं समझ पा रहे थे। मैंने 1-2 लॉयर से भी बात की कि मुझे इख्तियारात के बारे में बताएं, वो भी यही कह रहे थे कि इख्तियारात की तो हमें कोई समझ नहीं आ रही, बात कोई और है। तो बात यही है कि नवाज शरीफ साहब ये चाहते थे कि शहबाज शरीफ के बाद सबसे सीनियर आदमी भी मेरे अपने घर का होना चाहिए, यानी इसहाक डार साहब को जो है वो टॉप चेयर मिलनी चाहिए शहबाज शरीफ के बाद। तो वो उनको मिल गई और नवाज शरीफ साहब ने अपनी एक और जिद पूरी की है। ये एक्चुअली ऐसा लगता है कि नवाज शरीफ साहब अब चैलेंज कर रहे हैं उन लोगों को जो शहबाज शरीफ को हुकूमत में लाए हैं, क्योंकि नवाज शरीफ को एक बयानिया बनाना है ना, वो पार्टी के सदर बनने जा रहे हैं, चीज़ों को कंट्रोल करने जा रहे हैं। तो नवाज शरीफ को एक बयानिया बनाना है और पाकिस्तान में जो बयानिया बिकता है वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया बिकता है। तो एंटी एस्टेब्लिशमेंट होने के लिए एस्टेब्लिशमेंट को चुटकियाँ तो काटनी पड़ेगी छोटी छोटी। तो नवाज शरीफ साहब अब ऐसा लगता है कि चुटकियाँ काटने के मूड में या पंगे लेने के मूड में, तो उन्होंने अपने समधी को जो है वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तो बनवा दिया है। देखते हैं कि इसका जवाब क्या होगा, अभी इंतज़ार करते हैं इसका। बाबर सत्तार साहब के हवाले से बड़ी खौफनाक किस्म की सोशल मीडिया पे मुहिम चलाई गई। बाबर सत्तार साहब जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जज हैं और इस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक एलामिया जारी कर दिया है। एक तो उनके ऊपर ये कहा गया कि वो जो है अमेरिकन शहरी हैं और इस किस्म के उन पर इल्ज़ाम लगाए गए थे। तो एलामिया में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस बाबर सत्तार के ग्रीन कार्ड, बच्चों की अमरीकी शहरियत और अमरीकी जायदादों और फैमिली बिजनेस पर वजाहत दी है। एलामिया के मुताबिक बाबर सत्तार ने ऑक्सफोर्ड लॉ कॉलेज और हार्वर्ड लॉ कॉलेज से तालीम हासिल की। उन्होंने अमेरिका में प्रैक्टिस की और 2005 में जस्टिस बाबर सत्तार अमरीकी नौकरी छोड़कर पाकिस्तान आ गए और तब से पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। जस्टिस बाबर सत्तार की वालिदा 1992 से स्कूल चला रही है। एलामिया में कहा गया कि जस्टिस बाबर सत्तार के पास इस वक्त पाकिस्तान के अलावा किसी और मुल्क की शहरियत नहीं है। जस्टिस बाबर सत्तार के ग्रीन कार्ड का इस वक्त के चीफ जस्टिस को इल्म था। जस्टिस बाबर सत्तार के जज बनने के बाद उनके बच्चों ने पाकिस्तानी सकूनत इख्तियार की, पाकिस्तान में आकर रहना शुरू हो गए। एलामिया के मुताबिक जस्टिस बाबर सत्तार की पाकिस्तान और अमेरिका में जायदाद टैक्स रिटर्न्स में मौजूद है। एलामिया में बताया गया कि सोशल मीडिया पर जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ हद तक आमेज और बेबुनियाद मुहिम चलाई जा रही है। सोशल मीडिया पर जस्टिस बाबर सत्तार की खुफिया मालूमात पोस्ट और रीपोस्ट की जा रही है। जस्टिस बाबर सत्तार, उनकी एहलिया और बच्चों के सफरी दस्तावेजात सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जा रहे हैं। देखिए, जब कादी फायद ईसा साहब का डॉक्यूमेंट आया था ना, हालांकि पब्लिक भी नहीं हुआ था, सिर्फ रिकॉर्ड का हिस्सा बना था, तो भौचाल आ गया था इस मुल्क में और कादी फायद ईसा साहब ने इस मामले को बहुत ज़्यादा उठा दिया था और आज तक उन्हें इस बात का रंज है। वक्त आएगा मैं आपको बताऊंगा उन्होंने किससे इसका तस्करा किया और क्या बात हुई, लेकिन कादी फायद ईसा साहब को आज तक उस बात का रंज है और वो दिखाई भी देता है। मामला ये है कि क्या जस्टिस बाबर सत्तार जो हैं वो जज नहीं है? क्या उनकी इज्जत जज वाली नहीं होनी चाहिए? क्या उनको वो इख्तियारात नहीं है या वो इम्यूनिटी उनको नहीं है जो कादी फायद ईसा साहब को लगता था कि उनको होनी चाहिए? तो ये तो कादी फायद ईसा साहब की अभी वो परसों कह रहे थे कादी फायद ईसा साहब, और वो ये फरमा रहे थे कि उनके दौर में किसी भी जज पे कोई दबाव नहीं डाला गया। तो ये क्या है? ये जो अभी जज साहब पे डाला जा रहा है सोशल मीडिया के ज़रिए से, ये क्या है? उनकी पर्सनल, उनकी फैमिली की पर्सनल चीज़ें जो हैं उनको लीक किया जा रहा है, उनको सोशल मीडिया पे पोस्ट और रीपोस्ट किया जा रहा है। ये क्या है? कादी फायद ईसा साहब अगर समझे तो ये भी एक तरह का दबाव है।